साल था 1857। एक ऐसा साल जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये कहानी एक विद्रोह की है, एक ऐसी क्रांति की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक घटना की परतें खोलते हैं। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने के लिए ना ये जानना जरूरी होता है कि उसे सुना कौन रहा है। 1857 की घटना के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अंग्रेजों के लिए ये बस एक सिपाही विद्रोह था, मतलब उनके कुछ सैनिकों की बगावत। लेकिन वहीं भारतीयों के लिए ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी। देखिए, सिर्फ नाम का ये फर्क ही हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये कहानी कितनी गहरी और कितनी ज़रूरी है। आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि वो चिंगारी आखिर भड़की कैसे, फिर जानेंगे कि उस चिंगारी के पीछे 100 साल का गुस्सा क्या था, विद्रोह के बड़े चेहरे कौन कौन थे, ये विद्रोह आखिर नाकाम क्यों हुआ, और सबसे आखिर में इसके बाद भारत में साम्राज्य का नया दौर कैसे शुरू हुआ। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दिन जब ये सब शुरू हुआ। कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक नाटकीय दिन से जब विद्रोह की आग पहली बार भड़की। तारीख थी 10 मई 1857। जगह मेरठ। यहां तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ हथियार उठा लिए, जेल के ताले तोड़कर अपने साथियों को आजाद कराया और दिल्ली चलो का नारा लगाकर निकल पड़े। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जो सैनिक कल तक वफादार थे वो रातों रात बागी हो गए। इसकी वजह थी एक राइफल और उसका कारतूस। नई एनफील्ड राइफल आई थी और उसके कारतूस को बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और सिपाहियों के बीच ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, ये हिंदू सैनिकों जो गाय को पवित्र मानते हैं और मुसलमान सैनिकों जिनके लिए सूअर हराम है, दोनों के धर्म पर सीधा हमला था। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ मेरठ तक ही सीमित नहीं था। असल में इसकी पहली चिंगारी कुछ हफ्ते पहले ही सुलग चुकी थी। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने अकेले ही बगावत कर दी थी। उन्होंने अपने अंग्रेज अफसर पर हमला किया और अपने साथियों को भी साथ आने के लिए ललकारा। भले ही उन्हें इसके लिए फांसी दे दी गई, लेकिन मंगल पांडे की शहादत ने हजारों सिपाहियों के दिलों में विद्रोह की वो आग जला दी जो बस भड़कने का इंतजार कर रही थी। अब देखिए, वो कारतूस तो बस एक चिंगारी थी, असली बारूद तो पिछले 100 सालों से जमा हो रहा था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस बड़े विद्रोह के लिए जमीन तैयार की। ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल के राज ने भारतीय समाज के हर तबके को परेशान कर रखा था। उनकी लालची नीतियों ने राजाओं और नवाबों से उनकी गद्दी छीन ली, किसानों से उनकी जमीनें छीन ली और दस्तकारों का सारा काम धंधा चौपट कर दिया। आलम यह था कि किसी भी भारतीय को सेना या प्रशासन में ऊंचे पद पर नहीं रखा जाता था, और जो सिपाही उनकी फौज में थे उन्हें कम वेतन और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता था। ये गुस्सा था जो धीरे धीरे उबल रहा था। और इस गुस्से की आग में घी डालने का काम किया लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने। मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो अंग्रेज उसके राज को हड़प लेते थे। इसी तरह 1856 में अवध जैसे बड़े और खुशहाल राज्य पर भी कुशासन का इल्जाम लगाकर कब्जा कर लिया गया। इन हरकतों ने भारत के शासकों को यह साफ साफ बता दिया था कि अंग्रेजों के राज में उनका कोई भविष्य नहीं है। तो जब मेरठ में विद्रोह की चिंगारी भड़की तो ये आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में तेजी से फैल गई। अब कहानी में एंट्री होती है उन बड़े चेहरों की जिन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व दिया। आप जरा विद्रोह के फैलने की रफ्तार देखिए। 10 मई को मेरठ में बगावत होती है और महज एक दिन बाद 11 मई को ये विद्रोही सिपाही दिल्ली के लाल किले में हैं। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों के अंदर झांसी, कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहर इस क्रांति का हिस्सा बन गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा उत्तर भारत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक साथ उठ खड़ा हो गया हो। दिल्ली पहुंचकर इन विद्रोहियों ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया। उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, जो खुद भी इसके लिए तैयार नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। ये एक प्रतीकात्मक कदम था, लेकिन इसने इस बिखरे हुए विद्रोह को एक चेहरा दे दिया, भले ही बादशाह के हाथ में असल ताकत ना के बराबर थी। लेकिन बहादुर शाह जफर अकेले नहीं थे। दिल्ली में असली कमान जनरल बख्त खान के हाथ में थी, तो कानपुर में नाना साहब लड़ रहे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला हुआ था और झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे और इन सब का मकसद एक ही था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना।
और इन्हीं नेताओं में से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में वो इस विद्रोह में शामिल नहीं होना चाहती थीं, लेकिन जब उन्होंने लड़ने का फैसला किया तो वो इस क्रांति की सबसे बहादुर और ताकतवर नेताओं में से एक बनकर उभरीं। उनकी वीरता के किस्से आज भी हम सबको प्रेरणा देते हैं। इतनी जबरदस्त शुरुआत, इतने बड़े बड़े नेता और पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ जोश, इसके बावजूद ये विद्रोह आखिरकार सफल नहीं हो सका। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जिनके कारण ये विद्रोह नाकाम हो गया। तो ये विद्रोह आखिर नाकाम क्यों हुआ? इसकी कई बड़ी वजहें थीं। सबसे बड़ी कमी थी एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की। हर कोई अपने इलाके में लड़ तो रहा था, लेकिन कोई एक साझा योजना नहीं थी। फिर अंग्रेजों के जाने के बाद देश कैसा होगा, इस पर भी सबकी एक राय नहीं थी। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास टेलीग्राफ जैसी मॉडर्न तकनीक थी, जिससे वो तेजी से खबरें पहुंचा सकते थे। और अफसोस की बात यह है कि कई भारतीय राजे रजवाड़े भी उस मुश्किल घड़ी में अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे। और अंग्रेजों की जवाबी कार्रवाई बहुत बड़ी और क्रूर थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने क्रीमिया युद्ध से अपनी फौजें बुलाईं और यहां तक कि जो सेना चीन जा रही थी उसका रास्ता बदलकर भारत ले आए। दिल्ली, लखनऊ और ग्वालियर में भयानक लड़ाइयां हुईं और धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके सभी विद्रोही इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया। 1859 तक जब तात्या टोपे जैसे बड़े विद्रोही नेता को भी पकड़कर फांसी दे दी गई तो ये संघर्ष एक तरह से खत्म हो गया था। विद्रोह को कुचल दिया गया था। लेकिन इसके बाद जो बदलाव हुए वो बहुत दूर तक जाने वाले थे। चलिए अब बात करते हैं इस विद्रोह की विरासत की। भले ही इसे दबा दिया गया, लेकिन इसके नतीजों ने भारत और ब्रिटिश साम्राज्य दोनों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। इस विद्रोह के फौरन बाद 3 बहुत बड़े बदलाव हुए। पहला, सदियों से चले आ रहे मुगल साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। दूसरा, भारत पर राज कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। और तीसरा, भारत का शासन अब सीधे ब्रिटेन की महारानी और संसद के हाथ में आ गया। यहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। अंग्रेजों को एक बात साफ समझ आ गई थी कि अगर भारत पर लंबे समय तक राज करना है तो उन्हें अपनी नीतियां बदलनी होंगी। उन्होंने सेना को नए सिरे से बनाया, भारतीय रियासतों को हड़पना बंद कर दिया और ये वादा किया कि वो अब लोगों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे। इन नीतियों ने अगले 90 साल तक उनके शासन को बनाए रखने में मदद की। तो आखिर में 1857 की ये क्रांति हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये विद्रोह भले ही कुचल दिया गया, लेकिन इसने भारत को पूरी तरह बदल दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये अपनी सत्ता खो रहे राजाओं और जमींदारों की आखिरी कोशिश थी, या फिर ये एक नए आजाद राष्ट्र के जन्म की पहली आवाज थी? इस सवाल का जवाब आज भी इतिहासकार ढूंढ रहे हैं।